गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 72 जो आपके उसके इकोनॉमिक्स के चैप्टर, अर्थशास्त्र के चैप्टर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की रिवीजन है, उसको करेंगे। तो देखते हैं, पहला है 5 क्वेश्चन आपके 1 अंक वाले दे रखे हैं। तो पहला क्या, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। तो तृतीय क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करता है। आपको पता है, प्राथमिक क्षेत्र में फसलों का उत्पादन किया जाता है, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग होते हैं, उद्योगों में उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि क्योंकि तृतीय क्षेत्र है जो जो हमारी ये होते प्राथमिक क्षेत्र के खेतों से जो बना हुआ उगाया हुआ होता है, फसलें उगी हुई होती हैं, वो अगर वो उद्योगों में जाती हैं तो उनको उद्योगों तक पहुंचाते हैं, सेवा देते हैं, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह। खेतों का कच्चा माल मार्केट तक ला के उपभोक्ताओं तक पहुंचाती हैं, ये जो तृतीय क्षेत्र है। और या फिर जो कृषि का माल वस्तुएं कच्चे माल के रूप में उद्योगों में इस्तेमाल होती हैं। तो जो खेतों में उगाया हुआ वो होता है, कोई भी फसल होती है, उसको मार्केट तक पहुंचा के उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है। उद्योगों के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उद्योगों तक कौन पहुंचाता है? वो ट्रांसपोर्ट यातायात के संसाधन पहुंचाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की सेवा है, ये सेवा है। कुछ उगाया तो नहीं जाता ना, फर्स्ट और सेकंड में वस्तुओं का उत्पादन होता है, लेकिन तृतीयक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, ओनली सेवाएं दी जाती हैं। इसलिए इसको, जैसे कि डॉक्टर टीचर वगैरह, वो कुछ पैदा नहीं करते, बस वो अपनी सेवा देते हैं। तो इस तरीके से जो तृतीय क्षेत्र और द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है, कुछ पैदा नहीं करता है, तो इसलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? लोगों का भला करना, भलाई करनी। सार्वजनिक क्षेत्र होता है सार्वजनिक, यानी कि सभी का क्षेत्र। तो ये कौन कर सकता है? सबका भला कौन कर सकता है? देश की सरकार। तो इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य है, सब लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला करना और कल्याण करना। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लोगों को सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करके लोगों का कल्याण और भलाई करना होता है। सार्वजनिक होता है सरकार का क्षेत्र, जो कि लोगों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करके उनका कल्याण करने के कार्य करती है और भलाई करने के कार्य करती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य लोगों का कल्याण और भलाई करना होता है। तीसरा है निजी क्षेत्र का प्रमुख लाभ क्या होता है? निजी क्षेत्र होता है प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, दुकानदार, जो आपके मम्मी पापा भी प्राइवेट में ही तो आते हैं। तो इनका क्या होता है, जो बिजनेस करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो निजी क्षेत्र का होता है। निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो ये देखो, निजी क्षेत्र का प्रमुख उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। और मौसमी बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? जब लोगों को मौसमी बेरोजगारी होता है कि मौसम के अनुसार बंदा बेरोजगार है। जैसे आप खेतों में देखते हो कि लोग, ये जब वो निकल जाती है, मतलब जो अप्रैल में लोग फसलें बोते हैं, पहले चाहे वो गेहूं की हो, चाहे किसी भी चीज की, गेहूं की फसल हो, चाहे वो कपास की फसल हो, पहले उसका बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद उसको टाइम लगता है उगने में, पौधे को। तो जब एक बार फसल बो दी जाती है तो उसको उगने में टाइम लगता है। तो उतनी देर देर लोग बीच बीच में कभी कभी स्प्रे वगैरह की जाती है। तो बाकी दिन जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जो मजदूर खेतों में काम करते हैं, उनके पास काम नहीं होता। पूरे 12 महीनों में उनके पास 4-5 महीने ही काम होता है। इस तरीके से हम इसको मौसमी, जो कृषि के अंदर पाई जाती है, उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जब लोगों को वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और जैसे कृषि में कुछ दिनों के बाद काम मिलना बंद हो जाता है।
तो आप देखते हो जैसे इधर जैसे गर्मी में फसल बो दी, तो उस टाइम बोने के बाद जब तक पौधा उग नहीं जाता, फल नहीं आ जाता, तो बीच बीच में कभी कभी काम मिलता है, तो बाकी दिन सारा फ्री। जब पक जाती है, दाना निकलता, उस उगने के बाद जब दाना पक कर फसल का जो फल आ जाता है, उस टाइम लोगों को काम मिलता है, बाकी दिन वो लोग बेरोजगार रहते हैं। तो ऐसा काम जिसमें लोग मतलब कुछ समय के लिए बीच बीच में बेरोजगार हो जाते, काम की जरूरत नहीं होती, तो उनको उसको उसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला है, सरकार किस प्रकार कृषक एवं उपभोक्ताओं दोनों की सहायता करती है। आपने देखा कृषियों को, जो कृषक होते हैं, किसान होते हैं, उनको क्या देती है, सब्सिडी देती है बहुत सारे एरियाज में। या पंजाब है जैसे, वहाँ पे ट्यूबवेल पे से जहाँ पानी की कमी होने के कारण ट्यूबवेल लगाकर खेतों को सींचती हैं, तो वो जो ट्यूबवेल में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, उसको वो माफ कर देती है सरकार। और कुछ बीज वगैरह खरीदने में उनको सस्ते बीज वगैरह देकर और उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर सरकार किसानों की हेल्प करती है। और उपभोक्ता की कैसे करती है, उपभोक्ताओं को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से कम मूल्य पर खाद्य, जैसे कि राशन कार्ड के द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो महंगी खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते, तो उनको राशन की दुकान पर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से उनको कम रेटों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराकर वो उपभोक्ता की सहायता करती है। अब आगे, पहले 1 अंक वाले थे, अब हम पढ़ते हैं 3 अंक वाले प्रश्न। आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है आर्थिक तो क्रियाएं कौन सी होती है, जो क्रियाएं पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, पैसे के लिए की जाती हैं, वो आर्थिक क्रियाएं होती हैं। और आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं, उनमें अंतर स्पष्ट करना है, दोनों का मीनिंग बताने से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। वह क्रियाएं जो पैसा कमाने से संबंधित होती हैं उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, जैसे कृषि, व्यापार, सेवा क्षेत्र आदि। और गैर आर्थिक होती वह क्रियाएं जिनमें हमें पैसे की प्राप्ति नहीं होती, उन्हें हम गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब जहाँ वो क्रियाएं जो हम पैसा कमाने के लिए नहीं करते, उनको गैर आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, तो वो पैसा कमाने के लिए तो नहीं पढ़ता ना, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है। जैसे समाज सेवा हो गई, घर की सफाई करना हम करते हैं, तो वो पैसे के लिए थोड़े ही करते हैं, तो ये सारे गैर आर्थिक क्रियाएं हैं। समाज सेवा करना, धार्मिक कार्य होते हैं, जो समाज सेवा, धार्मिक कार्य, ये सारे वो कार्य हैं जो गैर आर्थिक है। समाज सेवा का कार्य भी इसमें आ जाता है, गैर आर्थिक क्रिया है। धार्मिक कार्य भी गैर आर्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अपने दैनिक जीवन के से उदाहरणों का उपयोग करते हुए निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको सार्वजनिक का पता होगा, जो सभी लोगों की भलाई के लिए काम किए जाते हैं और सरकार उन कामों को करती है, वो सार्वजनिक क्षेत्र होता है। निजी क्षेत्र वो होता है जो व्यक्ति अपने भलाई के लिए काम करते हैं। निजी क्षेत्र क्या होता है, जब प्राइवेट सेक्टर कौन सा होता है, जो जिसमें व्यक्ति अपने फायदे के लिए काम करता है। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिसमें सरकार सभी लोगों, समाज में रहने वाले सभी लोगों के फायदे के लिए काम करती है। तो उत्तर है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र देश में होने वाले वह सभी काम धंधे जिनका नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। मतलब वो सब काम जो जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण होता है, वो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। जबकि निजी क्षेत्र में किसी व्यक्ति या कंपनी का नियंत्रण होता है, किसी व्यक्ति का नियंत्रण होता है या कंपनी का होता है। नंबर 2, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लोगों का कल्याण और भलाई करना होता है, जबकि निजी क्षेत्र का उद्देश्य ज्यादा से लाभ कमाना होता है। जो निजी अपने खुद के फायदे के लिए काम करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं। लेकिन जो सार्वजनिक सरकार का जो काम करने का उद्देश्य होता है, वो लोगों का ज्यादा से ज्यादा कल्याण और भलाई करना होता है।
तीसरा होता है सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी ज्यादा सुरक्षित होती है, जबकि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी कम सुरक्षित होती है। इसमें जो छुट्टी भी मिलती है सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को, वो भी वेतन के सहित मिलती है, लेकिन निजी क्षेत्र में वेतन के सहित नहीं मिलती, ना ही इनको कोई पेंशन मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद पेंशन भी मिलती है, भत्ते भी मिलते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को ऐसा ना तो भत्ते मिलते हैं, ना ही रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण के सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, रेलवे वगैरह सार्वजनिक क्षेत्र के वो हैं। और निजी क्षेत्र के जियो जो फोन होता है, जो फोन कंपनी है, मोबाइल फोन, और एयरटेल, ये क्या प्राइवेट के वो है। जियो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और एयरटेल भी आपको पता सरकारी इसमें उन बच्चों का भला किया जाता है, उनको मुफ्त शिक्षा देके। आज सरकारी अस्पतालों में भी कोई पैसा नहीं लिया जाता, कम से कम पैसे में इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र के मध्य अंतर, ये सेम थोड़े मिलते जुलते ही क्वेश्चन है दोनों। जो संगठित क्षेत्र होता है उसको सरकार के नियंत्रण में, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है, और सरकार के नियमों का पालन किया जाता है संगठित क्षेत्र में। और संगठित क्षेत्र के कुछ रूल्स होते हैं जो सरकार बनाती है, और संगठित क्षेत्र में जो भी काम करता है उन नियमों का उनको पालन करना पड़ता है, जबकि असंगठित क्षेत्र सरकार के नियंत्रण से बाहर होता है और वहाँ कोई नियम वगैरह नहीं होते। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं उनको कभी भी हटा दिया जाता है, जबकि जो सरकारी काम करते हैं उनको नहीं हटा जाता, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मंदी आ जाए देश में, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को काम से नहीं हटाया जाता। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियों में लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर उनको कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता है। संगठित क्षेत्र में वेतन अधिक मिलता है, जहाँ पे सरकार का नियंत्रण होता है वहाँ वेतन अधिक मिलता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन भी कम मिलता है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को वेतन से छुट्टियां मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को छुट्टी के पैसे काट, प्राइवेट सेक्टर में पैसे कट जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, यानी कि जब वो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन भी मिलती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के बाद कोई पेंशन नहीं दी जाती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है, के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग होते हैं जिनको काम नहीं मिलता, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, काम करना आता हो या ना आता हो, ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार में एक व्यक्ति को 100 दिनों तक रोजगार देने की गारंटी देता है ये वाला दिन, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण रोजगार जो योजना 2005 है, वो ग्रामीण क्षेत्र के हर परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन, चाहे वो कुशल व्यक्ति हो, जाए काम करना जानता हो चाहे ना करना चाहे, 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। नंबर, अगर 100 दिन किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार उसको रोजगार देने में विफल रहती है, तो उसको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। अगर 100 दिन मतलब ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो मनरेगा द्वारा उसको 100 दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। अगर नहीं उस व्यक्ति को 100 दिन मिलता रोजगार, तो सरकार उनको रोजगार भत्ते देती है। मनरेगा का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना और अधिक से अधिक रोजगार, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स देना है, रोजगार देना है। और मनरेगा में 33% महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आपको 5 मार्क्स का आ सकता है तो 5 लिख दिए मैंने इसके पर। मौसमी बेरोजगारी तो आपको पता है, खेतों में पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है, वहाँ
मतलब जितने लोग मतलब कुछ 12 महीनों में 4-5 महीने ही लोगों के पास काम होता है कृषि में, बाकी दिन वो बेकार रहते हैं। इसलिए तो कृषि है जो इसमें मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। जब लोगों को वर्ष के कुछ दिनों या महीनों में काम नहीं मिलता तो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि में काम करने वाले मजदूरों को पूरे साल में 4 महीने ही काम करने को मिलता है। अगला है छुपी हुई वो बेरोजगारी क्या होती है। जब कहीं आवश्यकता से, या खेत हो चाहे उद्योग हो, कहीं भी जब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं और योग्यता से कम वेतन पा रहे होते हैं, कोई ऐसा एरिया खेत हो चाहे उद्योग हो, अगर वहां पर जितने मजदूर चाहिए उससे ज्यादा मजदूर लगाए हैं तो इसका मतलब उनको योग्यता के अनुसार उनको कम वेतन मिल पाता है। फिर तो ऐसी स्थिति को अल्प रोजगार या छुपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। मतलब जहाँ पर लोग ज़्यादा लोग लगे हुए हैं काम करने में, कम लोगों की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उन लोगों को उनकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार मजदूरी नहीं मिल रही होती। तो ऐसी स्थिति को छुपी बेरोजगार या अल्प रोजगार कहा जाता है। शिक्षित बेरोजगार, जब पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिलती तो ऐसी बेरोजगारी, ऐसे लोग शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। या शिक्षित बेरोजगारी, जब पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती उनकी योग्यता के अनुसार तो ऐसी बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। शहरों में ये शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा पाई जाती है। चौथी है स्वैच्छिक बेरोजगारी। जब कोई व्यक्ति अपने मनपसंद काम ना मिल पाने के कारण दूसरा कोई काम करने से इनकार कर देता है या काम नहीं करता, उसका जिस काम को वो करना चाहता है वो काम उसको मिल नहीं पा रहा, तो उसी के कारण वो कोई दूसरा काम भी नहीं करता है तो उसको स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मनपसंद रोजगार के लिए किसी अन्य रोजगार को छोड़ता है तो उसको कहते हैं स्वैच्छिक बेरोजगारी। क्षमता बेरोजगारी, अक्षमता बेरोजगारी, जब कोई व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से काम करने में सक्षम नहीं होता तब इस प्रकार की बेरोजगारी को अक्षमता बेरोजगारी। जब किसी व्यक्ति ना तो शारीरिक तौर से काम कर सकता है ना मानसिक रूप से काम कर सकता है तो इस प्रकार के बेरोजगार व्यक्ति को अक्षमता बेरोजगारी कहा जाता है। अगला हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश का कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जो अंतिम वस्तुएं होती हैं, जो जो भी देश के अंदर अंतिम वस्तु बन जाती हैं, सेवाएं होती हैं, उनका जो मूल्य होता है वो उस वर्ष में देश के कुल उत्पादनकारी की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद, तीनों क्षेत्रकों में जो उत्पादन होता है, सेवा क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में जो भी उत्पादन होता है उसके योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तीनों क्षेत्रों को द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पादन की जाती हैं उनके टोटल को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जोड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना ही की जानी चाहिए। अंतिम उत्पाद के मूल्य की ही गणना की जानी चाहिए। पिछले कुछ सालों में अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। पिछले कुछ सालों से अर्थव्यवस्था की प्राथमिक यानी कि खेती के ऊपर निर्भरता कम हुई है, परंतु यह अभी भी कुल कार्यरत जनसंख्या के लगभग 50% आबादी को रोजगार प्रदान। प्राथमिक क्षेत्र के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो गई है, फिर भी हमारे 50% भारत की 50% आबादी इसी में प्राथमिक क्षेत्र में लगी हुई है। इससे अभिप्राय यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यशील हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कृषि में लगे लोग अल्प बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ये बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी होती है। जो 2-3 बार आप पढ़ चुके, समझ आ गया होगा, क्योंकि जो कृषि है वहाँ पे 50% जनसंख्या काम कर रही है और खेतों में आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसके कारण वो जल्दी मतलब काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और लोग
जल्दी बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसको छिपी बेरोजगारी कहते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? किसी देश में किसी वर्ष, किसी विशेष वर्ष में, किसी देश में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित, तीनों क्षेत्रों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। किसी देश में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र में उत्पाद जितनी वस्तुएं होती हैं उनके अंतिम उत्पादित सभी अंतिम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य के योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये हो गया हमारा दोहरी गणना से आप क्या समझते हैं। आप पैराग्राफ में जो दे रखा वो कर लेना कि तीन दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पाद मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना होनी चाहिए। अल्प रोजगार से आप क्या समझते हैं? अल्प रोजगार आप उसमें देखते हो खेती में अल्प रोजगारी पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर कृषि के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, आवश्यकता से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिसके कारण मतलब वो अपनी जो योग्यता है उसका सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसके कारण अल्प बेरोजगारी की समस्या आती है। कृषि में छुपी हुई बेरोजगारी की समस्या का हल करने के लिए आप क्या उपाय सुझाएंगे? उसके लिए हमें क्या लगाना चाहिए? घरेलू वो लगानी चाहिए उद्योग, छोटे और कृषि क्रियाएं, एक तो गैर कृषि क्रियाएं का सरकार को उस एरिया में उपलब्ध करवानी चाहिए जहाँ पर खेतों पे ज़्यादा लोग जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास भी उस एरिया में करना चाहिए जहाँ पर खेती में जरूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बच्चों वैसे ये चीज़ें आती होंगी, फिर भी एक बार इस वीडियो को भी देख लेना, अपने चैप्टर को भी पढ़ लेना, ताकि ये सारी जो वर्कशीट है आपको समझ आ जाए। तो खत्म हो गया ये तो आज। अब आसान वर्कशीट है। ज्योग्राफी के चैप्टर तो सॉरी इको के चैप्टर तो आसान होते हैं, तो अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसरों को याद कर लेना। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आएंगे। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाय बच्चों।